हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्माइजीनोड। आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी हाइपरटेंशन। प्लीज टू लाइक। इस वीडियो में बताया जाएगा आपको हाइपरटेंशन क्या होता है और उनके नोट्स आपको कैसे लिखने हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना कि एंटी हाइपरटेंशन आखिरकार क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। जब यह एक खतरनाक बीमारी है, सभी को पता होगा। बीपी बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीज है, क्योंकि अगर बीपी किसी के रहती तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। देखिए बताया गया यहाँ पे, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दाब काफ़ी बढ़ जाता है और इसके कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक प्रेशर लगता है। सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी भैया, किसी को भी तो ज़्यादा थकावट लगेगी ना। तो वैसे ही हमारा प्यारा हार्ट है, अगर सामान्य से ज़्यादा उसे पंप ब्लड करना पड़ेगा, ब्लड को पंप करना पड़ेगा, तो फिर बीपी बढ़ने के चांसेस तो ऑफकोर्स रहेंगे ही ना। तो सेम यही है बीपी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बीपी क्या है। और अब चलिए अपने नोट्स की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि आपको अपने डी फार्मा में अच्छे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको और समझा देती हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। एक तरफ नो हाइपरटेंशन, एक तरफ यस हाइपरटेंशन, ओके। दोनों तरफ हार्ट है, तो यहाँ पे इमेज से ही आप समझ सकते हैं दोनों तरफ हार्ट है। ब्लड वेसल्स में सीधा ब्लड गया हुआ, और दूसरी तरफ देखिए टेढ़ा मेढ़ा होके गया है, स्नेक की तरह, जैसे कि सांप टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। वहीं पे लिखा हुआ है हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है, और उधर लिखा हुआ हार्ट सामान्य तौर पर धड़क रहा है। और वहीं नीचे लिखा हुआ है ब्लड का फ्लो वाहिनियों में आसानी से हो रहा है, और इधर लिखा हुआ है ब्लड का फ्लो वाहिनियों में मुश्किल तरीके से हो रहा है। मतलब कि जिधर से जगह मिल रही है घुसते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर जगह रहती है तो एकदम व्यक्ति सीधा जाता है ना, अगर नहीं रहती है, जैसे मार्केट वगैरह में गए होगे, तो इधर उधर से किधर से भी चला जा रहा है। तो ये है हाइपरटेंशन पहचानने की। अब फाइनली हम लोग बढ़ेंगे अपने नोट्स की तरफ कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। आर यू एक्साइटेड? अगर यस तो प्लीज लाइक पे क्लिक। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक एंटी हाइपरटेंशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही अच्छे से समझा दिया है कि एंटी हाइपरटेंशन क्या होता है। अब देखिए कि आपको एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी लापरवाही अब बिल्कुल भी नहीं बरतनी, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत कुछ याद करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे बहुत बार इस क्वेश्चन को ढूंढा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे देखिए इधर पेजेस लगा रखे हैं कि इतनी इतनी बार यहाँ पे 1 2 3 4 बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू लाइक और शेयर, नहीं करते हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। टॉपिक डाल दीजिए एंटी हाइपरटेंशन। अब लिखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अच्छे से समझेंगे भी, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको मत लिखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और उतना अच्छा भी नहीं लगेगा लिखने में, ठीक है। तो आप समझ लीजिए लिखा क्या हुआ है। अब सामान्य उच्च रक्तदाब मतलब हाई ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल हाइपरटेंशन का मुख्य कारण है। तो क्या है ये हाई ब्लड प्रेशर, क्या है वेंट्रिकल हाइपरटेंशन का क्या है मुख्य कारण, मतलब मेन रीजन है यही, ठीक है। तो इतना आप इंग्लिश में लिखिए और फिर इसको हिंदी में लिख सकते हैं इजीली। अब देखिए, जब निलय अपने अकुंचन द्वारा आर्टरीज में रक्त को पंप करती हैं, तो इस रक्त का दाब धमनियों की दीवार पर पड़ता है, जो इस दाब को धमनियों दाब मतलब आर्ट्रियल और ब्लड प्रेशर, जिसे क्या कहते हैं आर्ट्रियल और ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जब धमनियों में दाब बहुत ही ज्यादा प्रेशर से पड़ता है, अधिक पड़ता है, तो उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक। रक्त दाब के कारण धमनियां फूलती हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है, प्रेशर जाता है उसके द्वारा धमनियां जो होती हैं वो फूलती हैं, और फिर क्या होती हैं, फिर अपनी ही स्थिति में पुनः स्थिर हो जाती हैं, जैसे रहती हैं, सिकुड़ जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं। इससे रक्त दाब कम हो जाता है।
इससे क्या होता है, रक्त का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इस प्रकार हृदय में अकुंचन पर धमनियों की विस्तारण और इसके विस्तारण पर धमनियों का अकुंचन होता है, अर्थात धमनियों में निस्तारण के समय इसमें रक्त जो दाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो अधिक तथा अकुंचन के समय कम होता है। इन्हें सिस्टेलिक एंड डायसिस्टेलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके, मनुष्यों में, ह्यूमंस में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? आपको अगर नहीं पता है, नहीं याद है, तो आज से ही रट लीजिए, 120 mmHg और 80 120/80 रहता है। कितना? ब्लड प्रेशर। ठीक है, 120/80 रहता है ये ब्लड प्रेशर। याद कर लीजिए अभी से, क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस पूछ लिया गया तो कम से कम इतना तो पता रहेगा भाई। ठीक, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमीटर किसके द्वारा चेक किया जाता है? अगर आपसे ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्लड प्रेशर होती है, जो मशीन होती है एक पंप करने वाला, मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे इमेज में, हो सकेगा तो। मशीन को क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमीटर द्वारा नापी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा और फिर लिखिएगा पॉइंट ऐसे बना के। हाइपरटेंशन ड्रग का यूज हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एंटी हाइपरटेंशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है। तो ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है? एंटी हाइपरटेंशन है और ये एंटी हाइपरटेंसिव है। ठीक है, याद रखना है ये, और डिफरेंस भी ध्यान देना है। अब आइए, इतना तो आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देना है या डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आइए हमारा जो मेन पॉइंट है वो है क्या? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव के। तो देखिए यहाँ पे कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ये आप देख लीजिए पहले तो। फर्स्ट बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, सेकंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और थर्ड नंबर एंजियोटेंसिन कन्वर्सेसिव एंजाइम इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिव ब्लॉकर, और ये सेंट्रल एक्टिंग ड्रग, और 6 नंबर डायूरेटिक। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें ये पेन से मार्क हुआ है। ये क्लासिफिकेशन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिनमें इनका रिपीट हुआ है। तो आप अगर यहीं पे इस पूरे क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद कर लेंगे, और इतना बहुत ही लिमिटेड है और इतना पूरा लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इससे कम बिल्कुल ना लिखिएगा। अब देखिए बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर में कौन कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन आती हैं, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है ये देख लीजिए। तो फर्स्ट नंबर है प्रोपेनोलॉल कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं, वो कौन सी हैं? अगर किसी व्यक्ति के हाइपरटेंशन में बीटा एड्रिनर्जिक को ब्लॉक करना है तो फिर बीटा एड्रिनर्जिक के कारण मनुष्य के हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो उस बीटा एड्रिनर्जिक चैनल को ब्लॉक करने के लिए प्रोपोनॉल मेडिसिन आती है, कैटेगरी की मेडिसिन आती हैं, उसी को दिया जाएगा। और यहाँ पे एटिनोलॉल लिखा हुआ है और ये मेटोप्रोलॉल। तो अगर आप लोग ये डी फार्मा कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से पूरी मेहनत से पढ़ाई करिएगा, फिर आप जब ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो देखोगे आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा यहाँ पे दवाइयों के बारे में मिलेगा। तो कहोगे अरे हाँ ये दवाई तो मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, क्योंकि मैं जब खुद गई थी ट्रेनिंग करने तो मुझे सब ये एटिनोलॉल बीपी के लिए दवा बहुत सारी जाती है, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग जो होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होगी। तो एटिनोलॉल वाली दवा बहुत सारे आंटी अंकल बूढ़े लोग आते हैं लेने के लिए बीपी की दवा। तो आपको ये याद रखना है और बहुत ही अच्छा लगेगा जब आपको क्लासिफिकेशन वाली दवा देने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अब देखिए सेकंड नंबर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर किसी व्यक्ति के बीपी हो रही है कैल्शियम चैनल के कारण, तो उसको ब्लॉक करने के लिए इन मेडिसिन का यूज करेंगे, वेरापेमिल और एम्लोडिपिन। ये भी बहुत जाती है दवा एम्लोडिपिन। जब आप ट्रेनिंग करेंगे ना तो ये दवा बहुत सारे लोग लेने आएंगे बीपी की, तो आपको यहीं से याद रखना है कि ये सारी कैटेगरीज की दवा बीपी में यूज होती है। ठीक है, अब देखिए एंजाइनोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम इनहिबिटर की कैटेगरीज की दवा लाइसिन्यूपेरिल,
रेमापेरिल और कैप्टोनोपेरिल। ठीक है, तो ये कैटेगरीज की दवा है इसकी। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करना है, ट्रिकी तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एंजाइनोटेंसिव में आ रही है पेरिल पेरिल लगा हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी बना के याद करना है। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए ट्रिक बनाऊंगी। और मैं अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हूँ अपने स्टूडेंट्स को लेके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं रह गया है बच्चों। प्लीज़ ध्यान से पढ़ो, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। एंजाइनोटेंसिव ब्लॉकर में देखिए बहुत ही इजी है, वेलसर्टेन एंड लोसर्टेन, वेलसर्टेन लोसर्टेन, ऐसे ही करके ट्रिकी तरीके से याद करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखिए सेंट्रल एक्टिंग ड्रग, जो कि सेंट्रल एक्टिंग होती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं, तो इसकी ड्रग है मिथाइल डोपाहोलोनिडीन। ठीक है, अब देखिए डायूरेटिक कैटेगरीज की ड्रग्स, मतलब कि डायूरेटिक के कारण बीपी में दिक्कत हो रही है, तो फ्यूरिसेमाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में ज़रूर से पढ़ लेना कि इस अभी आपको बताऊंगी क्या क्या पढ़ना रहता है, कि अगर आप से दिया गया है कि क्लासिफिकेशन में इस दवाई को एक्सप्लेन करना है, तो इतना ही लिख के थोड़ी ना हमारा काम होता है, इसके आगे भी इन दवाइयों के बारे में लिखना होता है। तो इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो प्रोपेनॉल है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और सभी के बारे में मैं बताऊंगी आपको, बहुत सारे, मतलब कि ये दवाइयाँ ही तो हैं, यही बार बार रिपीट होती हैं। तो एक टॉपिक में एक दवाई को कवर करेंगे आप, तो अच्छे से पूरे को कवर कर पाएंगे या नहीं बोलो। अगर मैं सभी एक ही वीडियो में सभी को पढ़ाऊंगी, सभी को समझाऊंगी, तो बहुत ही माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और इससे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए एक टॉपिक पे एक क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए और एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से कवर करिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप फटाफट से अपना पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो देखिए डायूरेटिक में फ्यूरिसेमाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग है ये। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लोरथाइलोन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपेनॉल को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। फर्स्ट बीटा एड्रिनर्जिक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर का फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोपेनॉल। तो देखिए इसका ट्रेड नेम, सबसे पहले इसको अलग से डालना है, लिखना है, और फिर लिखना है आपको ट्रेड नेम। ट्रेड नेम में मतलब कि प्रोपेनॉल कैटेगरीज की दवाइयां आपको मार्केट में कैसे कैसे मिल सकती हैं। ठीक है, तो इनका ये नाम है एवलोकार्डियल। हिंदी में लिखने की गलती मत करना, यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स। एवलोकार्डियल एंड डेरेलिन ओपेसम। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। अगर आपको दो ही ठीक लग रहा है, याद हो रहा है, तो दो ही लिख लो, नहीं तो कोशिश करना तीनों लिखने, क्योंकि यहाँ पे वही लिमिटेड चीजें लिखी हैं जो आपको एग्जाम में जरूर से ही लिखना चाहिए और एग्जाम में पास होना है, तो इतनी सी मेहनत तो जरूर ही करना चाहिए भैया। फार्माकोलॉजी है हमारी, और जानते हो फार्माकोलॉजी तो हार्ड है ही, तो इसको मैं इजी बना रही हूँ और उतना ही लिमिटेड चीजें आप जरूर लिखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। ट्रेड नेम के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आपको हेडिंग डाल देनी है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। ठीक है, और लिखना है आपको यहाँ पे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखना रहता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है, क्रीमी व्हाइट कलर है, क्रीमी व्हाइट कलर है, और क्या है, ऑर्डरलेस है, मतलब कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, ऑर्डरलेस है। ठीक है, और ये क्या है, क्रिस्टलाइन पाउडर। पाउडर इसका कैसा है, क्रिस्टल पाउडर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा तो फिर आपको बताया गया होगा कि प्रोपेनॉल को चेक करके बताओ, 2-3 पाउडर ऐसे ही रख दिए जाते हैं स्पेस में कि चेक करके बताओ इसमें से प्रोपेनॉल कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि ये क्रीमी एंड वाइट है, ऑर्डरलेस है और क्रिस्टलाइन पाउडर है। ठीक है, अब देखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ये है इसकी कि ये अल्कोहल एंड वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल एंड वाटर में सॉल्युबल है। और सेकंड नंबर क्लोरोफॉर्म में ये लाइटली सॉल्युबल है। और थर्ड नंबर देखिए बेंजाइल ईथर इथाइल एसिटल में ये एसिटेट इनसॉल्युबल है। ठीक है, इथाइल एसीटेट में क्या है, ये इनसॉल्युबल है। अब आइए इनके देखते हैं इनके यूजेस क्या हैं, प्रोपेनॉल के क्या क्या यूज हैं। भाई हमें इतना ध्यान से क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो आइए देखते हैं इनका क्या यूज हमारी फार्मा में।
ठीक। यह क्या करती है, हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े इसीलिए रहे हैं, ठीक है। और ये एड्रिनर्जिक ब्लॉकर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और क्या करती है, ये हार्ट के संकुचन दर मतलब कि रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रक्शन को कम करने में उपयोगी है। प्रोपेनॉल जो है ये ब्रोंचियल अस्थमा में भी यूज की जाती है, एलर्जी में इसका यूज होता है, और ये एंजाइना पेक्टोरिस में भी प्रोपेनॉल दवा का यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गई प्रोपेनॉल की अच्छे से जानकारी। तो मैंने कहा था आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एकदम इंटरेस्ट से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार रिवाइज करिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ये हमारी तरफ से गारंटी है आपको, और आपकी जिम्मेदारी है अपनी दीदी को सपोर्ट करने के लिए, अगर पास होना है तो, ठीक है। अगर नहीं पास होना है, जिन बच्चों को इग्नोर करके भाग जाओ, मेरे को कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे को क्या, मैं वीडियो बनाऊंगी और जिन बच्चों को पढ़ना रहेगा वो पढ़ेंगे अच्छे से। अब कि मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रही हूँ जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और बहुत सारे बच्चों की हेल्प हुई है, सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे बच्चों की। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक, और आपके माइंड में क्या विचार आया है इस वीडियो को देख के कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट का पढ़ना। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। और कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट नाउ। बाय बाय गाइस।